जय हिंद दोस्तों। क्लास 11th फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर 7 पर बात कर रहे थे हम लोग। चैप्टर का नाम है लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। यानी इस चैप्टर में हम लैंडफॉर्म्स के बारे में समझेंगे और लैंडफॉर्म्स किस तरीके से इवॉल्व करते हैं इस पर बात करेंगे। तो ऑलरेडी इसके पार्ट 1 में हमने इसकी बेसिक बातें समझी कि किस तरीके से जो वेदरिंग की प्रोसेस होती है और इसके बाद जो एक्शंस होता है उनका अर्थ के मटेरियल पे, अर्थ के सरफेस पे, और जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं जैसे रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, ये सब चीज़ें किस तरीके से अर्थ के मटेरियल पर बदलाव लाती हैं। और इसके बाद इरोजन में भी खास करके हमने डिपोजिशन की बात की, डिपोजिशन के बाद इरोजन की, और किस तरीके से अर्थ के सरफेस में ये सभी चीज़ें बदलाव लेकर के आती हैं। ओके, तो रनिंग वाटर पर हमने लास्ट टॉपिक में कवर किया था कि किस तरीके से रनिंग वाटर के कारण यूथ, मैच्योर और ओल्ड, ये 3 फेजेस में जो रिवर्स है उनके कारण जो लैंडफॉर्म्स है वो किस तरीके से शेप होते हैं। नाउ हम बात करेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म की। तो इरोजन, अगर आपको टर्म यहाँ पे क्लियर है, देखिए यहाँ पे बीट टेक्निकल चैप्टर है ये, और यहाँ पे अगर आपको टर्म्स अच्छे से क्लियर हैं तो काफ़ी आसानी से आप समझ लेंगे। और जो बेसिक टर्म्स है जैसे जियोमॉर्फिक एजेंट्स क्या होती हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, उसके बाद एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, इरोजन क्या होता है, ये सब टर्म्स अगर आपको अच्छे से क्लियर हैं तो ही ये चैप्टर आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। और ये सभी चीज़ें कहाँ मिलेंगी, तो हमने जो पिछले चैप्टर्स जैसे 6 चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ कवर किया, उससे पहले वाले चैप्टर्स में तो सारे टर्म्स वहीं आपको देखने को मिलेंगे। एक बेसिक बुनियादी बातें वहाँ पे कवर की गई हैं और उन सभी चीज़ों को यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है डायरेक्टली। इसलिए अगर कोई टर्म आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको ज़रूर बेसिक चीज़ें, बेसिक टेक्स्ट को पढ़ लेना चाहिए, या फिर मैंने लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर कर दिया तो वहाँ से भी आप बेसिक चीज़ें समझ सकते हैं। जैसे वैलीज़ के केस में अगर हम देखें तो वैली जो है ये एक स्मॉल और नैरो रिल से स्टार्ट होते हैं, और जो ये रिल्स है ये धीरे धीरे डेवलप कर जाती हैं वाइड गलीज में, और ये जो गलीज हैं वो फर्दर डीपेन होती हैं और गहरी होती हैं, और इसके बाद वैलीज़ का निर्माण होता है। यानी ये बेसिकली फेज वाइज अगर हम देखें तो सबसे पहले रिल्स देखने को मिलता है। अब ये जो रिल्स होती हैं डेफिनेटली इनकी जो साइज़ है वो वैलीज़ के मुकाबले छोटी होंगी और इनमें ये ज़्यादा वाइड नहीं होंगी, बट ये धीरे धीरे डेवलप कर जाती हैं लॉन्ग और वाइड गलीज में, और ये जो गली है वो फर्दर डीपन करती है, और इसके बाद इस तरीके से वैलीज़ का निर्माण होता है। तो डायमेंशन, शेप, ये वैलीज़ की अलग अलग होती हैं, और इस तरीके से हम लोग इसे कैटेगराइज कर सकते हैं वैलीज़ को। जैसे एक होती है वी शेप्ड की वैली, तो नाम से ये स्पष्ट हो रहा है ये काफ़ी ज़्यादा तीखी होगी इसकी खाई, तो वी शेप्ड वैली है। फिर गोर्ज होती है, फिर कैनियन के बारे में भी हम लोग समझेंगे, और इस तरीके से अलग अलग वैलीज़ के बारे में समझेंगे। तो देखिए जो गोर्ज होती है, अ गोर्ज इज अ डीप वैली विथ वेरी स्टीप टू स्ट्रेट साइड्स। इसका मतलब क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्टीप होती है, यानी आप कह लें कि यहाँ पे जो ढलान है वो काफ़ी स्टीप होती है, यानी काफ़ी सीधी देखने को मिलती है। बिल्कुल जो साइड्स है वो स्ट्रेट होता है, सीधी रेखा में होता है। तो ये गॉर्ज की इमेज है, आप देख सकते हैं, और इसे मैं जूम आउट कर देता हूँ। ये देखिए ये वैली ऑफ कावेरी रिवर के बारे में बताया गया है, नियर होगेनेकल, धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु, और ये इन द फॉर्म ऑफ गोर्ज। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो वैली है वो बिल्कुल स्टीप है। ओके, इस कारण से ये गोर्ज कहलाएगी। अगर कैनियन के बारे में बात करें तो जो कैनियन है इनमें स्टेप लाइक साइड स्लोप्स देखने को मिलेगा। तो इससे आप इमेज में देख सकते हैं कि जो कैनियन की शेप है वो इस तरीके की, मतलब वैली ही एक टाइप की, बट जो शेप है वो काफ़ी अलग है। तो ये एक एंट्रेंस मिएंडर लूप को दिखा रहा है कोलोराडो रिवर में। कोलोराडो रिवर के बारे में आपने पढ़ा होगा, यूएसए के अंदर है। तो इनमें स्टीप लाइक साइड स्लोप्स देखने को मिलता है, और ये एक टिपिकल एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कैनियन का। ना और कुछ डिफरेंसेस की बात करते हैं तो जो गोर्ज होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है विड्थ में, टॉप और बॉटम दोनों जगह पे। तो ये तो स्पष्ट है बिल्कुल। यहाँ अगर आप टॉप में भी देखें तो यहाँ जो विड्थ देखने को मिलेगी वो ही अप्रोक्सीमेट विड्थ इनके बॉटम में भी देखने को मिलेगी। ओके, ये गोर्ज के केस में ऐसा देखने को मिल रहा है। जबकि आप कैनियन के केस में देखें तो इनका जो टॉप है वो ज़्यादा वाइडर होगा, ज़्यादा चौड़ा होगा उनके बॉटम के मुकाबले। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं पोर्ट होल्स एंड प्लंज पूल्स की। तो देखिए नाम से ही क्लियर होना चाहिए कि पोर्ट होल्स क्या हो सकता है और प्लंज पूल्स क्या होता है। तो देखिए ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, ओके,
सो पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस चैप्टर। लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से देखें तो मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से डायरेक्टली पूछे गए हैं। जब लास्ट में लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो इस चैप्टर से आए हुए क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। और CDS के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर साल अप्रॉक्स क्वेश्चन आ ही जाते हैं इससे, कभी कभी स्किप भी किया जाता है, बट जनरली क्वेश्चंस मैंने देखा है। और ये चैप्टर थोड़ा और डिटेल में पूछते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते टाइम अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिसिंग रहेगी तो उसे भी मैं डिटेल में कवर कर लूँगा। नाउ देखिए, बात करते हैं पोर्ट होल्स और प्लंज पूल्स की। तो जो रॉकी बेड्स होती है हिल स्ट्रीम की, जो जिनमें सर्कुलर डिप्रेशन देखने को मिलता है, उन्हें ही पोर्ट होल कहा जाता है। अब इमेज देखिए, तो पोर्ट होल्स देखिए कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी। इनमें बाउल्डर्स देखने को मिलेंगे और अंदर वाटर भी फ्लो करेगी। ओके, तो इस तरीके से ये पोर्ट होल्स होती हैं। तो बेसिकली ये फॉर्म कैसी होती हैं? स्ट्रीम इरोजन के कारण, स्ट्रीम का मतलब जलधाराओं के इरोजन के कारण, और रॉक फ्रेगमेंट्स भी एब्रेशन करती हैं। ओके, तो इसी के इन दोनों के कारण ही पोर्ट होल्स देखने को मिलता है। और होता क्या है, देखिए, जब मान लीजिए एक बार स्मॉल या फिर सेलो डिप्रेशन बन गया, कोई गहरा गड्ढा बन गया, तो इनमें जो पेबल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पत्थर्स होते हैं और जो बॉल्डर्स होते हैं, ये इन डिप्रेशन में कलेक्ट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। और इनसे क्या होता है, फिर अगेन जब वाटर फ्लो करता है तो ये रोटेट करने लगते हैं, और इस तरीके से धीरे धीरे जो ये डिप्रेशन है इनका साइज बढ़ता जाता है। और इस तरीके से जब बहुत सारे डिप्रेशन हो जाते हैं, अभी जैसा कि हमने इमेज में देखा, तो इस तरीके से लार्ज पोर्ट होल्स का निर्माण होता है। और बहुत जगहों पे, जैसे वाटरफॉल्स के फुट्स में जनरली लार्ज पोर्ट होल्स देखने को मिलते हैं। बिकॉज देखिए, वाटर जब ऊपर से गिर रहा है वाटरफॉल के कारण, तो यहाँ पे शियर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसके कारण जो बोल्डर्स है वो रोटेट करने लगते हैं। काफ़ी ऑब्वियस सा रीज़न है, आपने ये ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा। और इस तरीके से ये पोर्ट होल्स बनता है। और जब ये काफ़ी वाटरफॉल्स के बेस में जब ये काफ़ी लार्ज और डीप पोर्ट होल्स बन जाता है, तो फिर इसे प्लंज पूल्स कहते हैं। तो बेसिकली प्लंज पूल्स और पोर्ट होल्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस ये डिफरेंस है कि यहाँ पे वाटरफॉल के बेस में बनेगा ये, और ये नॉर्मल किसी भी जलधाराओं से बन सकता है, राइट। ये दोनों के बीच डिफरेंस है। अब ये जो प्लंज पूल्स हैं, ये वैली को भी डिपेंड करने में मदद करती हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे शियर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, रॉक बोल्डर्स रोटेट कर रही हैं, तो इस कारण ये और ज़्यादा वैलीज को डीपन करती हैं, गहरा करती हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं इंसाइज्ड और एंट्रेंस्ड मिएंडर्स की। तो इसके लिए आपको पहले मिएंडर्स का मतलब क्लियर होना चाहिए कि मिएंडर क्या होता है। तो देखिए, जब रिवर्स फ्लो करती हैं तो इस तरीके से मिएंडर बनाती हैं, विसर्पण करती हैं, यानी जब अपने जो कोर्स ऑफ डायरेक्शन है, जो फ्लो की डायरेक्शन है, वो काफ़ी चेंज करती हैं, तो इस तरीके से ये मिएंडर का निर्माण करती हैं। तो इसे आपको ध्यान रखना। और देखिए, कभी कभी ऑक्सबो लेक भी देखने को मिलता है। मान लीजिए ये रिवर है, ये मिएंडर कर रही है, तो ऐसे मिएंडर करते हुए कभी कभी ये वापस अपने ही कोर्स ऑफ रिवर है उनसे ज्वाइन कर जाती हैं। तो इस तरीके से ये वाला जो पोर्शन है, ये ऑक्सबो लेक का निर्माण करता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, एक एग्जाम्पल दीजिए ऑक्सबो लेक का इंडिया के अंदर। ओके, इंडिया में कहाँ ऑक्सबो लेक देखने को मिलता है, इस चीज़ को आप कमेंट करिए। तो देखिए, जो वैसे स्ट्रीम जिनमें फ्लो काफ़ी रैपिड देखने को मिलता है, यानी काफ़ी तेज़ी से स्ट्रीम फ्लो करती हैं, तो स्टीप ग्रेडियंट, यानी जब काफ़ी गहरी ढाल होती है, काफ़ी ऊपर से पानी गिरता है, बेसिकली वाटर फ्लो जैसा आप कह लें, तो जो नॉर्मली जो इरोजन होता है, ये स्ट्रीम चैनल के बॉटम में जा कर के कंसनट्रेट हो जाता है, जमा हो जाता है। और दोस्तों, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं इसके अंदर। सो इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड हार्डवर्क, बट जैसा कि हम लोगों ने सभी चैप्टरों को कवर किया, इसे भी कवर करेंगे काफ़ी डिटेल में। और नेक्स्ट पार्ट में इसके बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं उन्हें कवर करेंगे, और इसके एंड में फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि हम हर चैप्टर के एंड में करते आ रहे हैं। तो इससे पहले आप पिछले चैप्टर्स को जरूर रिवाइज कर लीजिए, ताकि ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।